ऐसा नहीं होता कि नाम की वजह से कभी ज़हन में ऐसा गुमान आता हो कि खालसा नाम है, खालसा स्कूल है, तो ये सिर्फ़ सिखों के लिए है। कश्मीर की पॉपुलेशन देखें तो मेजॉरिटी में मुसलमान रहते हैं। तो नाम की वजह से कभी आपको लगता है कि कुछ परेशानी होती है? ये अगर खालसा स्कूल उन्होंने नाम रखा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि खाली उसमें खालसा में सरदारों को ही बच्चे पढ़ते थे। इसमें हर मजहब से बच्चे पढ़ते थे। खालसा स्कूल ने बड़े बड़े लुमिनरीज पैदा किए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा किए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए हैं आज की डेट में। एजुकेशन के लिए सरदार खुल के पैसा देते हैं। ये सिख लड़के इतना हॉकी कैसे खेलते हैं? खालसा स्कूल के दरवाजे खुले हैं। जो हमने फीस वहाँ पे अभी तक रखी हुई है, वो एक आम जो सोसाइटी का मिडिल क्लास को हो या इवन बिलो द मिडिल क्लास को हो, आप लोअर मिडिल क्लास का भी पेरेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है खालसा। चॉक एंड टॉक के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरीज के जरिए हम आपकी मुलाकात उन तमाम तर लोगों से कराते हैं जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सरताज सिंह साहब। सिंह साहब फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, लेकिन मौजूदा वक्त में ये खालसा एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सब ने सुना होगा कि श्रीनगर में खालसा स्कूल चलता है, लेकिन खालसा स्कूल एक सोसाइटी चलाती है जिसमें तकरीबन 125 मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स वो सोसाइटी बनाते हैं और उसके बाद फिर खालसा स्कूल चलता है। तो किस तरीके से ये खालसा स्कूल बना है, कैसे इसकी नींव पड़ी है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया है, वो तमाम तर बातें आज हम सिंह साहब से करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और यहाँ आने के लिए सिंह साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले खालसा स्कूल की बुनियाद की बात करते हैं। तकरीबन 70-75 साल इस स्कूल को हो गए हैं। अब आप भी 4 साल से इसके साथ फुल टाइम जुड़े हुए हैं। कैसे इसकी बुनियाद रखी गई, क्या कंसेप्ट था जब इसे कंसीव किया गया? ऐसा है कि ये स्कूल पार्टीशन से पहले का स्कूल है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1942 में हुई है। 1942 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। बताया जाता है कि जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि पहले यहाँ पे एक स्कूल ऑलरेडी चला करता था, उसको बोलते थे न्यू एरा पब्लिक स्कूल। तो उसको कुछ संस्था वहाँ पे चलाया करती थी। तो जैसे ही थोड़ा सा एक दौर आया कि आर्य समाज की लहर कश्मीर में चली, तो आर्य समाज वालों ने यहाँ पे डीएवी स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो इस स्कूल में जितने भी हिंदू बच्चे थे और वो टीचर्स थे, उनको उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, जो हिस्ट्री बताती है। तो यहाँ पे एक बड़े विजनरी सोशल रिफॉर्मर थे और डॉक्टर भी थे। डॉक्टर जसवंत सिंह करके उनका नाम था। अच्छा, अगर आप जानते हो, उनका यहाँ पे अमीरा कत्ल गुरुद्वारे के सामने भी क्लिनिक था। तो उन्होंने चाहा कि नहीं, कश्मीर में जो सरदार हैं, गरीब गुरबे सरदार हैं, जो फार फ्लंग एरियाज में गाँव में रह रहे हैं, उनके लिए मुझे एक सेपरेट आइडेंटिटी के लिए एक स्कूल को ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कूल को तो वो उसमें वो फंसना नहीं चाहते थे कि आप हमारे बच्चे जो हो आर्य समाज और उस सिस्टम में जाएं। तो डॉक्टर जसवंत सिंह ने, कहते हैं, स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट मगरमल बाग में की, छोटे से स्कूल से, और जिसका नाम की खालसा हाई स्कूल रखा गया उस टाइम। तो जितने भी फार फ्लंग गांव से गरीब बच्चे थे सरदारों के, वो बच्चे यहाँ पे आने शुरू हुए। उनके लिए उन्होंने उसी बिल्डिंग में एक थर्ड फ्लोर पे ही एक छोटा सा मेकशिफ्ट हॉस्टल भी क्रिएट किया। अच्छा। और वहीं पे बच्चे वो वहाँ रहा करते थे। तो ऐसे ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो 1942 से ये स्कूल अब चलता आ रहा है और अब जैसा आपने कहा कि पार्टीशन से पहले का है, तो तकरीबन 80 साल इस स्कूल को हो चुके हैं। 80 साल से जायद वक्त इस स्कूल को हो चुका है। 80 साल में अब आपने भी पिछले कुछ साल में कंटिन्यूसली देखा, उससे पहले जानते हैं क्योंकि आप भी इसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो खालसा स्कूल को ग्रो होते हुए देखा गया है पिछले कई सालों में। एक छोटा सा स्कूल, मेकशिफ्ट हॉस्टल, और आज एक अच्छा खासा बड़ा नाम है अगर शहर श्रीनगर की बात करें। तो क्या कुछ चेंजेस इसमें आई हैं पिछले कई सालों में? देखिए, जो मेन कॉन्सेप्ट इसका था वो था
प्लूरलिस्टिक सामाजिक सोशल सिस्टम था यहाँ पे। ये अगर खालसा स्कूल उन्होंने नाम रखा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि खाली उसमें खालसा में सरदारों को ही बच्चे पढ़ते थे, इसमें हर मजहब से बच्चे पढ़ते थे। इनिशियली जब स्कूल शुरू हुआ है तो पहले इन्होंने स्कूल में पंजाब से प्रिंसिपल एक बुलाया, सरदार दयाल सिंह करके उनका नाम था। तो कुछ देर रहे, मेरे ख्याल साल एक रहे यहाँ पे, तो चल नहीं पाए या वट एवर द रीजंस में हैव बीन। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नेशनल स्कूल में एक टीचर थे मिस्टर PN खोड़ा साहब, कश्मीरी पंडित थे, उनसे रुजू किया तो उनको कहा जी आप ये स्कूल चलाइए। साथ ही साथ उन्होंने 2 मजहबी टीचर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया। एक थे हमारे दीनी समाज के, हमारे मजहब कश्मीर में, उनका नाम मोहम्मद यूसुफ जवारी था। वो बड़े दीन के, उनके पास बड़ी अथॉरिटी थी दीन की, तो उन्होंने उनको अपॉइंट किया। तो वो इस्लामिक स्टडीज करवाया करते थे मुस्लिम बच्चों को यहाँ पे खालसा स्कूल में। दूसरे हमारे एक और सरदार जी थे, वो अमृतसर से अपना मिशनरी स्कूल से, वहाँ से ज्ञानी जो इस सरदारों की सिखों की एक मजहबी तालीम की एक डिग्री होती है वो करके आए थे। उनका नाम था मास्टर कोमल करतार सिंह जी, कोमल बोला करते थे उनको। तो ये तो 2 टीचर तो उन्होंने ये अपॉइंट किए, जो कि और एक कोई पंडित जी भी होंगे, उनका तो मुझे मालूम नहीं अभी। तो एक बड़ा प्लूरलिस्टिक इथॉस में ये स्कूल चला। उसमें ये नहीं था, नाम जरूर खालसा स्कूल था, पर उसमें हर मजहब के बच्चे थे। और आज की डेट में भी इस स्कूल में, आपको मैं बता दूं, आप हैरान होंगे कि इस टाइम यहाँ पे 80% पॉपुलेशन जो है इस स्कूल में वो मुस्लिम बच्चों की है। अच्छा, तो सिंह साहब, ऐसा नहीं होता कि नाम की वजह से कभी जहन में ऐसा गुमान आता हो कि खालसा नाम है, खालसा स्कूल है, तो ये सिर्फ सिखों के लिए है, या यहाँ सिर्फ सिख बच्चे पढ़ते होंगे, उनकी तालीम के लिए ये स्कूल बनाया गया है? क्योंकि अब कश्मीर की पॉपुलेशन देखें तो मेजॉरिटी में मुसलमान रहते हैं, तो नाम की वजह से कभी आपको लगता है कि कुछ परेशानी होती है? मुझे नहीं लगा। मैं आज की डेट में भी आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो आज की डेट में भी यहाँ पे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े ल्यूमिनरीज हैं, लीगल ल्यूमिनरीज हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो भी स्कूल के एलुमनीज हैं, वो तो मुस्लिम बड़े निकले हुए हैं यहाँ से। आपने डॉक्टर अफजल वानी साहब, न्यूरो सर्जन, रिनाउंड इंडिया के न्यूरो सर्जन है, ही इज एलुमनाई ऑफ दिस स्कूल। इस टाइम हमारे हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब हैं, मिस्टर जावेद इकबाल साहब, सीनियर मोस्ट जज इन द वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो उनमें वो जज साहब के अहदे पे फराइज हैं। कॉस्ट में इतने साइंटिस्ट इन्होंने दिए, सरदार भी थे, ऐसी बात नहीं है, पर मेजॉरिटी जो हमारी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, टॉप इसमें निकले हैं, वो तो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था स्कूल में। ये तो बहुत ही फेमस स्कूल माना गया अपने जमाने का। अमंग द 4 टॉप स्कूल्स इन कश्मीर, श्रीनगर, अगर कोई गिने जाते थे तो खालसा स्कूल वाज वन ऑफ दोस स्कूल्स। खालसा के बारे में आपने बात की कि जब ये कंसीव हुआ कंसेप्ट, तो ये इस मकसद से हुआ कि जो सरदार लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी तालीम का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सिख सिर्फ श्रीनगर में नहीं रहते हैं, वो आपको बारामूला में भी मिलेंगे, अनंतनाग में भी मिलेंगे, बाकी इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। तो क्या इसका वो मकसद पूरा हुआ कि फार फ्लंग एरिया से सिख बच्चे आए, सिख कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं वो बच्चे आए, उन्होंने पढ़ाई की, क्या ये वो पर्पस सर्व कर पाया? यस, वेरी मच। देखिए 47 के बाद आपने देखा कि पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद फैमिलीज अलग हो गई, तो सरदारों ने बड़ा सफ़र किया 47 में। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में, जॉब के मामले में दे हैड टू फेस लॉट ऑफ ब्रंट। उनको बहुत इसका हुआ, नुकसान हुआ इसका पार्टीशन का। तो ये एक वाहिद स्कूल था उस टाइम जो कि इनको सर्वाइवल, बेचारे बच्चों को एक शेल्टर देने के लिए या पढ़ाई के लिए, अदरवाइज बच्चे फिरते रहते, कोई इंस्टीट्यूशन तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिशनरी स्कूल्स थे, तो वहाँ पे थोड़े एलीट क्लास के बच्चे जाया करते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग, बहुत गरीब थे, घर उजड़े हुए थे, जलाए गए थे। 47 का कारनेज तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
तो उसको अगर किसी ने उस टाइम एक फर्स्ट एड के तौर पे अगर किसी ने उधर शेल्टर दिया तो वो तो खालसा स्कूल ही था। तो खालसा स्कूल में बच्चे आए, उनको शरण मिली। हॉस्टल फैसिलिटी भी मैंने जो अभी आपको बताया 3rd फ्लोर पे उन बच्चों को दी गई। देन यहाँ पे बरजुला में एक और स्कूल था, एक स्कूल नहीं मैं बोलूँगा, समझो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड हुई, उसको बोलते थे बोर्डिंग हाउस। जहाँ पे आज आप बहुत बड़ी बिल्डिंग निर्माण कॉम्प्लेक्स के तौर पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक बोर्डिंग हाउस कहा जाता था। वहाँ पे भी एक स्कूल बिल्डिंग थी, तो वो गुरुद्वारे की जमीन थी। वहाँ पे हमारे जो विजनरी लोग थे उन्होंने वो खरीदी थी, तो उसमें वो छोटा सा हॉस्टल बना के ये गांव के लड़के आके बेचारे वहाँ रहा करते थे। एंड देन दे वुड ट्रांसपोर्ट और व्हाटएवर पैदल आते थे, उन दिनों में मुझे लगता पैदल ही आते होंगे। तो वो बेचारे आके तो खालसा स्कूल में अपनी पढ़ाई करते। तो वो पर्पस सर्व कर पाया खालसा स्कूल जिसके लिए कंसीव हुआ था। इट हैज टिल डेट इट इज सर्विंग दैट पर्पस। एंड ऐसी बात नहीं है, खालसा स्कूल का हमें बहुत प्राउड है कि खालसा स्कूल ने बड़े बड़े लुमिनरीज पैदा किए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा किए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए हैं आज की डेट में। श्रीनगर में तो स्कूल सन 42 से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कभी इस सोसाइटी ने या खालसा स्कूल ने ये जरूरत नहीं समझी कि बाकी इलाकों में भी स्कूल को शुरू किया जाए, ताकि वो बच्चे जो अनंतनाग, बारामूला जैसे इलाकों में रहते हैं या फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, उनके लिए आसानी हो सके, वो आराम से अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके? देखिए, खालसा स्कूल का मिशन जो बेसिकली है, अगर आप मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊं, तो खालसा स्कूल का मिशन प्री 47 में जब हमारे यहाँ पे एक गुरुद्वारा एजिटेशन चली, एक वो हुआ, उसको बोलते थे सिंह सभा मूवमेंट। ओके। इन 1925 और 1920 व्हेनेवर ये हुई शुरू, तो उस दौरान में ही खालसा स्कूलों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। there is a big college still in Lahore. Yes. Then you have a big Khalsa school university in अमृतसर। आपको उनके अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या क्या उन्होंने प्रोडक्ट्स वहां से हुए। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी हुआ, इसी तरह से जम्मू में भी है, छोटे छोटे एरिया। देन यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल सरदारों ने खोले। शोगापुरा एक विलेज है यहाँ पे, वहाँ गवर्नमेंट खालसा मिडिल स्कूल खोला गया, बारामूला में खोला गया। तो छोटे छोटे मशरूम स्कूल ग्रोथ हुई। पर जो सिटी सेंट्रिक एक मेजर स्कूल बना उस जमाने में वो था खालसा हाई स्कूल इन श्रीनगर। अब आपने दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसी सोच नहीं आई कि आप इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करें। यस, वी हैव डन दैट। हमने शुरुआत की है। हमने अनंतनाग के आप पहलगाम रोड पे जाएं तो वहाँ पे हमने एक जगह, एक गांव आता है, उसको बोलते हैं हुटमुड़ा। वहाँ पे थोड़ी सी सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस गांव में हमने कोई 14 कनाल ज़मीन वहाँ पे खरीदी और वहाँ पे हमने रिसेंटली एक स्कूल इस्टेब्लिश किया है, मिडिल स्कूल है वो अभी। तो उसका हमारा जो मेन आगे विजन है वो ये है कि हम उसको बोर्डिंग स्कूल के तौर पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहलगाम की वादी, और उसका स्कूल का भी नाम हम उसी एनवायरनमेंट पे रखा है, लिदर वैली खालसा पब्लिक स्कूल। अच्छा। तो शुरुआत हो चुकी है उस स्कूल की। अभी कोई अराउंड 100 स्टूडेंट्स अभी उसमें आए हैं, बट दिस ईयर नाउ नवंबर के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस स्कूल को भी करेंगे। इस तरह ही हम सोच रहे हैं बारामूला में भी खोलें और डिस्ट्रिक्ट्स कुपवाड़ा में भी जाएं, तो एक खालसा की एक हम चेन एक स्कूलों की एस्टेब्लिश करें आगे। तो खालसा एजुकेशन अथॉरिटी का मेन मिशन ही यही है, जो उनका चार्टर है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट करें कि ताकि कहीं भी फार फ्लंग एरियाज के बच्चे, जब हम खालसा बोलते हैं तो इट्स प्योर, खालसा मीन्स प्योर, इट इज़ नॉट, जरूर उसमें सरदारों की लिंकेज आती है, पर ऐसा नहीं है कि खाली सरदारों के लिए खुलेंगे। ऑल सोसाइटी के जितने भी हमारे हैं उसमें सारे बच्चे आके वहाँ पढ़ेंगे, और वो कोई हम इतना चार्ज नहीं करते हैं। वी आर नॉट कमर्शियल इन आवर एस्टेब्लिशमेंट्स। ओके। हमारे रीजनेबल फीस है स्कूलों में, हमारा बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से हम चला रहे हैं। तो जो खालसा एजुकेशन सोसाइटी है, ये नाम से ये समझ आता है कि पर्टिकुलरली एजुकेशन पे फोकस करती है। अब आपने साथ में जिक्र किया कि हम रीजनेबल चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते, ताकि उसे ये समझ आता है जो गरीब गुरबा है वो भी अपनी तालीम मुकम्मल कर पाए। तो किस तरीके से ये ट्रस्ट चलता है, या जो ये सोसाइटी है कैसे रन करते हैं, ये फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, खालसा स्कूल की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है ये सोसाइटी की, ये 1996 में हुई है। बेसिकली हुआ ये कि
पहले तो वो पीएन खोडा साहब ने जो इनका मैंने जिक्र किया प्रिंसिपल थे, जी। तो वो रहे अप टू 90। फिर जैसे ही थोड़ी डिस्टर्बेंस कश्मीर में शुरू हुई, तो सिंस ही बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स, सो ही हैड टू लीव फ्रॉम द वैली। तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ से मुड़ निकल गए और उन्होंने हिजरत की अपने जम्मू के लिए। उनके साथ कुछ और भी टीचर थे यहाँ पे पंडित, वो भी चले गए। तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ स्कूल में, हिंदू बच्चे भी निकल गए, तो काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई 90s में। देन हमारे कुछ बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल जो हमारी सोसाइटी के सरदारों के जो थे, जिनमें से प्रेडोमिनेंट थे हमारे डॉक्टर दलजीत सिंह, आप जानते होंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और भी थे हमारे बंदे। इन्होंने 5 से 7 बंदों ने मिल के इस स्कूल को संभाल लिया और अपने जेब से ही, आप जानते होंगे पहलगाम में एक होटल है, उनके जो ओनर है वहाँ पे मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर जिन्होंने इमीडिएट उनकी एस्टेब्लिशमेंट की। अपने जेब से ये लोग पैसे देते रहे, टीचरों की सैलरीज देते रहे और स्कूल को स्टेबलाइज करके रखा और स्कूल चलता रहा। थोड़ा सा स्कूल का मयार बेहतर ग्राफ गिरा था, पर इन्होंने उसको इमीडिएटली संभाल लिया और करते हुए फॉर्मल जो सोसाइटी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई वो 96-97 में हो गई। और उसमें इन्होंने फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी जो सोसाइटी के बने वो मिस्टर नरेंद्र सिंह सरदार जी, पहलगाम होटल के जो है वो ही बने इस सोसाइटी के in 97 आई थिंक 96। तो उसी तरीके से आज भी तो उसके बाद फिर वो बड़ा उनको डोर टू डोर जाके उन्होंने मेंबर्स बनाए, लोग मेंबर नहीं बनते थे, तो इनिशियली उन्होंने घर घर जाके कुछ डोनेशनें कलेक्ट की और करते करते मेंबरशिप एनरोलमेंट शुरू की और कोई 2-4-5 सालों में कुछ 100 मेंबर बन गए। अब तो हमारे पास इतनी डिमांड है कि हमें, पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड है उसमें कि 125 मेंबर से आगे हम नहीं ले सकते। तो ये मेंबर्स जो हैं ये एनुअल सब्सक्रिप्शंस के तौर पे पैसा देते हैं हमको। अच्छा। और ये हम वो पैसा कलेक्ट करते हैं, प्लस हमारे को जो सिखों की कई संस्थाएं हैं यहाँ पे ऑपरेट करती, जैसे हमारी सिख साहित्य सभा है जो गरीब गुरबों को मदद करती है, वो भी हमारे को हेल्प करती है। तो हमें हो जाता है गुजारे लायक पैसा हमारे पास हो जाता है। अब जैसे कि हमने वो स्कूल वहाँ पे डेवलप किया कोटमुड़ा में, हमें बहुत अच्छी डोनेशन मिली, लोगों ने खुल के हमें पैसा दिया वहाँ पे। हमारा आज तक वहाँ पे बिल्डिंग पे ही खाली 40 लाख रुपए लग गए। So that money, it was all money coming from people. Yes, everybody has contributed. हम जिसको कहते हैं वो उस कॉज के लिए, एजुकेशन के लिए सरदार खुल के पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरीके से ये सोसाइटी रन होती है। हाँ, तो अब तो बच्चे फीस भी देते, मैंने कहा, मगर जो फीस आती है वो बड़ी मीगर हमने रखी हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े, तो हम उसको लेके चलते हैं। कोई हम नहीं कह सकते हैं कि खालसा स्कूल है वेरी कमर्शलाइज स्कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खर्चे निकल जाएं, टीचरों की फीस सैलरी निकल जाए, बाकी एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे निकल जाएं, तो हम उसी में सेटिस्फाइड है। इतनी कम फीस आप जैसा बता रहे हैं कि रखी गई है, तो क्या इसमें मौजूदा वक्त में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक स्टूडेंट को, क्योंकि आज अब टाइम ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, स्विमिंग है, बाकी सारी चीज़ें, क्या उन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है खालसा स्कूल में? देखिए, जो हमारे पास पैसा कलेक्ट हो रहा है उस पैसे से तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पर मैंने आपको कहा ना कि सिख कम्युनिटी में गुरु नानक देव जी ने एक जो डोनेशन का जो फिलैंथ्रोपिक कैरेक्टर डाला हुआ है, वो एक बहुत प्रेडोमिनेंट हम रोल वो हमारे लिए करता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली वी हैव ओपनड अप e-library. Okay. It is one of the unique e-libraries now among the school education department. क्या खास है इस लाइब्रेरी? उसमें देखिए जी, हमने 10 टॉप क्लास जो HP के कंप्यूटर्स स्टेप लगाए, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं वो हमने वहाँ पे लगाए। हमने क्या किया कि इस ई-लाइब्रेरी को हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दिया। तो आज हमारे बच्चे जो है वो ग्लोबल टच हो गए और किसी भी बुक, किसी जर्नल
किसी मैगजीन, किसी को भी वो जाके क्लिक ऑफ द बटन से खोलते हैं और अपनी बुक, जर्नल, मैगजीन वहां पे खोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज नो चार्ज ऑन दिस थिंग. इट इज नॉट ओनली दैट वी हैव टोल्ड देम टू अच्छा प्रिंटर, हमने हाई एंड प्रिंटर वहां पे हाई टेक प्रिंटर लिया है. अगर आपको 100 पेज भी वहां पे निकालना है, यू कैन टेक आउट, कोई रोक टोक नहीं. Yes, or very soon you will be making that library for 2 hours or 3 hours for the general public also, कि भाई आप आओ, उस लाइब्रेरी का बेनिफिट उठाओ, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके प्रिपेयर करने हैं, जेई करना है, नीट करना है, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, उधर आके हमारे पास, वहां पे आके आप वहां पे उसका बेनिफिट उठाइए. ये लाइब्रेरी जो है, इट वाज बीइंग फाइनेंस्ड बाय वन ऑफ आवर गुरुद्वारा कमेटीज, दैट इज द बडगाम कमेटी. अच्छा. जितना भी पैसा उस पे लगा उन्होंने दिया, पूरा पैसा दिया उन्होंने उसके ऊपर. फ्लोरिंग लगाई, किसी ने पैसे कहा जी फ्लोरिंग मेरी तरफ से, कंप्यूटर मेरी तरफ से, फलाना मेरी तरफ से, रंग मेरी तरफ से, ब्लाइंड्स मेरी तरफ से. सो पीपल फ्लॉक्ड इनटू अस एंड टोल्ड अस, बताइए आप हम क्या सेवा करें. तो वो सेवा की भावना हमारी कम्युनिटी में है, तो वो चीज हो रही है. लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के अलावा. कि देखिए आपने अभी कहा को करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज में हमारे बच्चे माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं. अच्छा. ट्रैकिंग पे जा रहे हैं. उसके साथ हमारा देखिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज में हमारे बच्चे, हमने यूथ हॉस्टल के साथ कांटेक्ट किया हुआ है. यू नो द यूथ हॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे बच्चों को आके यहाँ वर्कशॉप्स करते हैं. तो वो भी कर रहे हैं. Then you have this youth, ये जो हमारी स्पोर्ट्स की है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, वो हमारे को, यस, वो भी हमारे को हेल्प करते हैं. हमारी हॉकी की टीम एस्टेब्लिश हो रही है, वो वहाँ पे टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, उनको भी हमने अब शुरुआत की है. सो डिफरेंट जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, डिबेट्स करवा रहे हैं, डिक्लेमेशंस करवा रहे हैं हमारे बच्चे. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि नेशनल साइंस कांग्रेस में हमारा बच्चा दिल्ली में कम्पिटिट करके वहां पे प्राइज लेके आया. सो खालसा स्कूल इज डूइंग वंडरफुल एट द प्रेजेंट. ओके. एक सवाल आया, आई मे बी रॉन्ग इन दैट, कि ये सिख लड़के इतना हॉकी कैसे खेलते हैं, हॉकी में इतने बेहतर कैसे होते हैं? ये भी एक बड़ा सा, ये मैं भी कई बार अपने आप को, सिंस आई वाज माय सेल्फ अ हॉकी प्लेयर, ये कोई नेक है, सरदारों में गॉड गिफ्टेड है कि हॉकी की तरफ ज्यादा भागते हैं. ये कोई गॉड गिफ्टेड है. पंजाब में भी है. सो इट इज नॉट पंजाब, इट इज द कंबाइंड पंजाब, स्वाइल पंजाब. वहां पे तो मुस्लिम भी आप सारे जितने प्लेयर थे पाकिस्तान टीम के भी, वो भी पंजाबी है. तो ये शायद बेसिकली पंजाबी गॉड गिफ्टेड है ये हॉकी. अच्छा, तो वही चीज यहाँ भी यहाँ पे भी चलती है वही. क्योंकि यहाँ भी जब भी हॉकी के लिए हम देखते हैं तो सिख लड़के ही ज्यादा हॉकी खेलते हैं. नहीं, हालांकि हम तो बुलाते हैं सबको, पर देखो एक बच्चा फुटबॉल की तरफ भागता है ज्यादा, एक बच्चा हॉकी की तरफ. तो आप ज्यादा परसेंटेज देखोगे तो सरदारों की हॉकी की तरफ ज्यादा भागती है. सिंह साहब, आपसे और भी कई सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए. ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल. सिंह साहब, हम खालसा स्कूल की बात करते हैं तो खालसा में आज के वक्त में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो मौजूदा वक्त में कितने बच्चे होंगे जो एनरोल होंगे इस वक्त खालसा स्कूल में? क्योंकि जैसा आपने कहा कि 90s के बाद एक डिक्लाइन आया, लेकिन फिर 96, 97 में स्टेबिलिटी आई. तो क्या वो 1942 की जो सिचुएशन थी, जब एक अच्छा मजबूत स्कूल था, टॉप 4 स्कूल्स में आप कहते हैं कि इनका नाम आता था, क्या आज के वक्त में वो सिचुएशन है? देखिए, ये जो स्कूल मैंने कहा 90s तक तो इसकी बहुत अच्छा चला. ये 90s में इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बताया जाता है 1000 के करीब भी थी एट टाइम्स. अच्छा. सम से इवन 1500 भी. ओके. तो उसके बाद तो 90s के बाद मैंने कहा आपको थोड़ा डिक्लाइन आया. फिर देयर वाज अ मशरूम ग्रोथ ऑफ स्कूल्स इन द वैली, एज यू ऑल नो दैट
इतनी मशरूम ग्रोथ हुई, गली गली में स्कूल हाँ, छोटे छोटे सही, छोटे लेकिन छोटे स्कूल। छोटे छोटे स्कूल खुल गए, तो बच्चे लोगों ने प्रेफर किया कि चलो, और हालात भी कश्मीर में खराब थे कि जो नजदीकी स्कूल है उसी में बच्चे को डालो और आराम से बच्चे को ले आओ। तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हुई स्कूल में स्ट्रेंथ की, पर आज की डेट में स्कूल फिर वो पेस पकड़ रहा है, और हमारे पास इस टाइम कुछ 300 प्लस, 325 के करीब बच्चे इस टाइम हमारे पास हैं। ओके, तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब 2021 से आप फुल टाइम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के। आज के वक्त में जहां हम देखते हैं कि कई सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत कितनी है? क्या प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी हेल्पफुल है सोसाइटी के लिए? अगर हैं तो उन्हें किस तरीके से ऑपरेशन करना चाहिए? देखिए, प्राइवेट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप बाकी प्रोफेशंस के साथ भी जोड़ोगे तो आप देखोगे, जैसे डॉक्टर है, जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो ज्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते हैं। लाइक उसको बंदा जॉब को लेता है, चलो जी ठीक है, 10 से 5 गए तो चल पड़ो, पर जो दे आर पेड, जो स्टाफ है यहाँ का, टीचर्स हैं, दे आर पेड गुड मनी, सो दे, और उसकी जो मैनेजमेंट्स हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके स्कूल के ऊपर कंसंट्रेट करती है, प्राइवेट स्कूल्स की। मैं उनका, तो प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट माड़ा नहीं है, बुरा नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो किसी, उनके ऊपर भी एक कैप होनी चाहिए। अच्छा, देयर शुड बी अ फाइनेंशियल कैप आल्सो, कि आप बच्चों से कितना पैसा लो। हम तो उस चीज को देखो, खालसा स्कूल में मैंने आपको बताया कि खालसा स्कूल में बड़ी जेन्युइन सी फीस रखी हुई है हमने, कोई इतनी फीस नहीं है बच्चों को हमने रखी हुई। हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि हम बसें, और इतनी, हमारे पास एक वैन है, अभी हमने रिसेंटली ली है, इको वैन एक रखी है, उसमें हम बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और हमारे पास कोई बसें नहीं है अभी, कोई कुछ नहीं है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो अभी तक है नहीं कुछ। कई स्कूलों में देखा गया है कि फीस बहुत हैवी लेवल पे चार्ज होती है, आम सोसाइटी का बच्चा वहां जा नहीं पाता। सो खालसा स्कूल के दरवाजे खुले हैं, जो हमने फीस वहां पे अभी तक रखी हुई है वो एक आम जो सोसाइटी का मिडिल क्लास को हो, या इवन बिलो द मिडिल क्लास को हो, आप लोअर मिडिल क्लास का भी पेरेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है खालसा स्कूल। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं लगता कि जैसे खालसा स्कूल है, आपके पास एक बैकिंग है कि कई सारे गुरुद्वारे हैं, वो ट्रस्ट हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, लेकिन जो बाकी स्कूल्स हैं वो फीस लेते हैं लेकिन फिर वैसी फैसिलिटी भी देते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस बन जाती है एट टाइम्स कि क्या आप अपने बच्चे को वैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो दिल्ली में गया, गुड़गांव में, जब मैंने उधर फीस सुनी तो मैं तो चक्कर ही खा गया। 1 लाख रुपए की भी फीस है वहां पे। हाँ। तो वहां पे बच्चा वही जाएगा जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा या बड़े घर का होगा। बिल्कुल। तो मगर आपने देखो, एजुकेशन इज कंपलसरी, एजुकेशन फॉर ऑल, दिस इज द एजेंडा ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि हर घर, जैसे वो बोलते हैं, तो वो तो करना ही करना है, किसी बच्चे को अनपढ़ रखना नहीं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, उसमें तो आपको हर बच्चे को पढ़ाना है, उसको हर फैसिलिटी देनी है, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे बताया गया। तो हमें तो हर घर के बंदे को या हर शख्स को देखना है कि वो अफोर्ड कर पाए एजुकेशन। देखिए ना, कई जगह पे आप देखो यूनिफॉर्म इतनी महंगी है तो वही शर्ट और पैंट। What is so special about that uniform which we are providing and which others are also providing? तो प्रीमियम रेट्स जो है वो थोड़ा उनका ख्याल रखना। यस, सो हम थोड़ा मीडियोकर सिस्टम में चलते हैं। ओके सिंह साहब, एक चीज़ खास जब भी प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं या ऐसी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो हमेशा जिक्र होता है टीचर की सैलरी का। बच्चों की फीस पे तो सब लोग बात करते हैं कि फीस ज़्यादा है, फी कम है, हमने इतना रखा है, ऐसा रखा है, लेकिन एक टीचर जो अपना 10 घंटा 8 घंटा उस स्कूल में देता है, इवेंचुअली हर स्कूल की ऑलमोस्ट 90% स्कूल्स की ये कहानी है कि टीचर को अच्छे से पे नहीं किया जाता है। तो क्या आपको लगता है आज के वक्त में भी ऐसा सब हो रहा है? यस, यू राइट, ऐसा हो ही रहा है। देखो, जो गवर्नमेंट की जो सैलरी है टीचर्स की और जो प्राइवेट स्कूल की टीचर की सैलरी, उसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। व्हाटएवर टीचर वहां पे जो ले रही है आजकल, तो टेकिंग अराउंड 60-70,000
अच्छी सैलरी ले रही हैं टीचर गवर्नमेंट में, प्राइवेट स्कूल्स में इतनी सैलरी नहीं दी जाती है। तो फैक्ट है। वो प्रॉब्लम हो जाती है कहीं ना कहीं, क्या उससे पढ़ाई की लेवल में फर्क आती है, मेहनत की लेवल? पढ़ाई में हमारा सिस्टम अच्छा है। हाँ। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि वो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर है वो तो बहुत ज्यादा पैसा लेके, मगर उनके रिजल्ट्स इतने सॉलिड नहीं होते हैं। वेयर एज व्हेन यू कंपेयर देम दोज रिजल्ट्स विद अ टीचर हु इज गेटिंग हाफ द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, तो वो तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट स्ट्रांग है। उनके ऊपर से आंख बड़ी सॉलिड है। जैसे हम है हमारे स्कूल में, हम मैनेजमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं या एग्जेक्टिव मेंबर्स जो हैं, 7 मेंबर्स हैं हम एग्जेक्टिव, एवरी फोर्टनाइटली हम रिव्यू लेते हैं टीचरों का। अच्छा। बिठाते हैं उनको अपने कमरे में कॉन्फ्रेंस टेबल पे, एक एक क्लास का एक एक स्टूडेंट की रिव्यू लेते हैं। बताओ जी इनकी परफॉर्मेंस क्या है, पेरेंट टीचर मीट में क्या क्या बताया गया। तो हम बहुत ज्यादा उनके पीछे लगे रहते हैं। दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस द रिजल्ट। ओके, तो बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सिंह साहब, आखिर में जानना चाहूंगा कि अब फ्यूचर कोर्स क्या रहेगा खालसा स्कूल का? किस तरीके से आने वाले कुछ साल में खालसा स्कूल अपने इस मॉडल को आगे बढ़ाने का सोच रहा है? देखिए, खालसा स्कूल का जो हमारा मिशन है, द टेन्योर फॉर दिस मैनेजमेंट इज अराउंड up to 2 years more, like 2027 August we'll be completing our tenure. Okay. अपना मिशन ये है कि हम इस स्कूल को जो हमने इन्विसेज किया विजन इसके ऊपर, इसी you will not believe that हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कर रहे हैं, उसके ऊपर टीम हमारी बैठी हुई है, विजन 2040। यस, अच्छा। हम उसके ऊपर पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि इसको 2040 तक हम इसकी प्रोजेक्शंस क्या रखें, स्कूल की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो एक रोड मैप है, एक रोड मैप हमने तैयार कर दिया है, हम उस रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। अभी 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, 325 320 फ्लक्चुएट होते रहते हैं। दिस ईयर वी वांट टू मेक इट 400 प्लस और 400। जो मगरमल की बिल्डिंग जो है हमारे पास, 2 बिल्डिंग्स 3-4 स्टोरीज, इसके ऊपर हमारी स्ट्रेंथ हम 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। बस इतना ही वो कैप्चर कर पाएगी आज की डेट में। उसके बाद हमने अपनी एक गुरुद्वारा कमेटी है श्रीनगर की, उनके पास कुछ लैंड है, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आप हमें कुछ पोर्शन उस लैंड में से दे दो तो हम जो हायर लेवल की क्लासेस हैं, 9th 10th 11th 12th, हम उधर शिफ्ट करें और वहां पे हम स्कूल को सेकंड फेज जो हमारी बिल्डिंग्स का है वहां पे बनाएं, सो दैट आधी स्ट्रेंथ हम वहां के हायर लेवल की जो है शिफ्ट कर दें। हाँ, हायर लेवल की वहां ले जाएं, लोअर मिडिल तक या 10वीं तक जो व्हाटएवर, 8 तक हम इस स्कूल में कैप्चर करें। 500 स्टूडेंट से ऊपर हम इसको ज्यादा रखेंगे स्ट्रेंथ अब, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है। नहीं, पुरानी नहीं है, नई बनी है अभी, 2008 में बनी है। अच्छा। बिल्डिंग अच्छी है पर जगह कैपेसिटी नहीं। यस, 4 कनाल जमीन है, कोई तरह उसके ऊपर हम ज्यादा कर नहीं सकते, लोड नहीं डाल सकते। लोड उधर हम ग्राउंड्स क्रिएट करेंगे, उनके पास है जमीन, तो हम ग्राउंड्स भी वहाँ पे, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड कुछ ऐसे, वहाँ पे हमने उनके साथ चल रही है बातचीत, अभी वो कहीं पहुंची नहीं है बट इनिशियल स्टेजेस पे है। तो इन द फ्यूचर, एज यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि आपका आगे प्लान क्या है, सो दीज आर द विजनरी प्रोग्राम्स, अवर रोड मैप फॉर 2040। हमने एक विजन प्लान तैयार किया है कि 2040 तक हम इस स्कूल को किस मेयार तक हम इसको ले जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच सत्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस स्कूल के हवाले से बात की। तो ये थे सिंह साहब जिन्होंने बताया कि किस तरीके से खालसा स्कूल कंसीव हुआ है और 2040 तक इनका क्या मिशन है, ये कैसे स्कूल को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे इसकी नई बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने कहा कि अनंतनाग में ऑलरेडी स्कूल बिल्डिंग शुरू हो चुकी है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनका प्लान है टिल 2040 ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी एक्सपैंड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।